मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब हैं, उनका भी लंबा अनुभव है। मैं उनसे पूछता हूं, अनुज जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हम लोग मान के तो चल रहे थे कि ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, 2 अप्रैल की तारीख भी आ गई थी, तो लगा था कि चलो ऐलान कर दिया कि टैरिफ लगाएंगे तो मार्केट उसको मान के चलेगा, ठीक है लगा दिया। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आया तो बड़ा ही खतरनाक है। देखिए लक्ष्मण जी, बचपन में हमें कहते थे कि चलो बच्चे के हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा झुंझुना पकड़ाएगा, झुंझुना बजाएगा, थोड़ी देर चुप हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आप बच्चे को झुनझुने की जगह अगर कांच का ग्लास हाथ में दे देंगे उसके, और अगर वो बहुत सही उसके बाद एग्जाम्पल उसको दिया आपने। तोड़ेगा हाँ। तो नुकसान तो होगा। हम्म। तो इस समय यही हुआ है हम्म। कि एक आपने किसी को झुनझुने के बजाय कांच का ग्लास दे दिया है, उसने वो तोड़ दिया है। अब वो उस पर जो लोग वहां पर चल रहे थे उनको चोट लग रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुद रियलाइज हो जाएगा 6 महीने के अंदर कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का है। आप देखिए, सबसे ज्यादा वेल्थ किसी कम हुई है? उनके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं एलन मस्क, सबसे ज्यादा उनका हम्म। लॉस हुआ है। उसके अलावा आप देखिए एप्पल का मार्केट कैप देखिए, आप यूएस में देखिए किस तरीके की का हाहाकार मचा हुआ है। कोविड के बाद पहली बार इस तरीके की डिक्लाइन आई है। अब जब यूएस मार्केट इस तरीके से गिरेंगे और ग्लोबल रिसेशन का रिस्क होगा तो बाकी मार्केट गिरेंगे। नियर टर्म में इसमें हम्म। कोई डरने की बात नहीं है और ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात है। मैं हमेशा मानता आया हूं कि ग्लोबल मार्केट का असर हमारे ऊपर कुछ टाइम तक रहता है और उसके बाद हमारी मार्केट चलती है अपने फंडामेंटल्स पर। हमारा एक अर्निंग सीजन खड़ा है, अगर ये अर्निंग सीजन बेकार रहा तो हमारी मार्केट गिरेगी, चाहे ट्रंप टैरिफ लगाए या ना लगाए। लेकिन अगर ये अर्निंग सीजन अच्छा रहा तो चाहे ट्रंप टैरिफ लगाए या ना लगाए, हमारी मार्केट चलेगी। और 6 महीने के अंदर मेरा ये मानना है कि सारे टैरिफ रिवर्स होंगे, हो सकता है उससे पहले ही रिवर्स हो जाए। हालांकि इस अर्निंग सीजन पे मैं बातचीत आगे चल के करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने मुद्दा छेड़ दिया तो मैं एक सवाल आपसे पूछ ही लेता हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जो अर्निंग सीजन की बात कर रहे हैं ना, पहले भी लोग कहा करते थे Q3 आएगा तो देखा जाएगा, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, Q3 अच्छा नहीं आया, अब Q4 की बात की जा रही है। मेरा सवाल ये, अगर Q4 अच्छा आ भी जाता है तो मार्केट उससे खुश हो जाएगा, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि Q4 में तो यूएस वाले फैक्टर को नहीं लिया गया होगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, और उसमें आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मार्केट थोड़ा सा अर्निंग्स को, इस बार की अर्निंग्स को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेगा। क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर रहा जनवरी टू मार्च, वो पूरा का पूरा विदाउट टैरिफ वाला क्वार्टर था। और आगे जाते हुए यूएस, देखिए आईटी कंपनियों की दिक्कत और हमारी जितनी भी एक्सपोर्टिंग कंपनियां, उनमें ज्यादातर की दिक्कत ये नहीं है कि टैरिफ लगने से अर्निंग्स हिट होंगी, क्योंकि टैरिफ तो सब पे लगे हैं, तो कम्पिटिटिवनेस तो हमारी फिर भी उनके मुकाबले ज्यादा है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर यूएस की मार्केट खुद एक मंदी में जा रही है तो वहां पर वो खर्चा करना कम कर देंगे, तो उससे आईटी सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक कुछ हद तक आपकी ये बात सही है कि जो अर्निंग्स हैं वो एक्स ऑफ आईटी मार्केट इस बार देखना शायद ज्यादा पसंद करेगा, कुछ हद तक एक्स ऑफ फार्मा भी। उसके अलावा जो प्योरली डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उनकी अर्निंग्स पर मार्केट इस बार ज्यादा तवज्जो देगा। इसके लिए मैं कह के चल रहा हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंशियल एक सेक्टर है जिस पर आपकी सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए इस क्वार्टर में। एक चीज और कि दरअसल अभी सुदीप जी से बात हो रही थी, हालांकि मैं चाह रहा था कि शो में चल के आखिर के हिस्से में हम लोग बताते हैं कि लोग क्या क्या करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पैसा लगाना है ना वो अभी रुक जाए, अभी बहुत ही अनिश्चितता का माहौल है। आप भी सहमत है इससे? देखिए, पहले उनके लिए जो जो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो आसान है। आप मंडे से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, आपने अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, ना ही कोशिश करिएगा। और एक बात मान के चलिएगा कि स्टॉक मार्केट का नियम है, आप जब खरीदेंगे वहां से आपका स्टॉक 10% गिरेगा और जहां बेचेंगे वहां से 10% चलेगा। शुरू के 10% और आखिरी के 10% आपको नहीं मिलेंगे, वो किसी और को मिलेंगे। तो उसको आप ये मान के चलिए कि वो तो होगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, और एसआईपी करते रहिए। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मेरा मानना बहुत क्लियर है, सिर्फ ये इन्वेस्टेड है इसलिए इन्वेस्टेड नहीं रहना है, आपके पोर्टफोलियो को देखना है आपने। उन स्टॉक्स को जो पिछली रैली में नहीं चले थे वो नहीं चलेंगे। आपको थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ रहना है, आपको वहां रहना है जहां पर अर्निंग्स का आपको एक क्लियर कट टेलविंड मिल रही है, और आपको वहां पर रहना है जहां स्टॉक्स में स्ट्रेंथ काफी है। वहां पर रहेंगे तो बेटर है। बिल्कुल, 3 चीजें आपने अनुज जी कही, बड़ी अच्छी बात। पहली बात कि ट्रंप साहब को जैसे एक बच्चे को झुंझुना की जगह आपने कांच पकड़ा दिया तो कांच टूटेगा, नुकसान होगा, नुकसान उनको भी हो रहा है, नुकसान दूसरों को भी होगा। दूसरी बात आपने कही कि जो अर्निंग सीजन आएगा उसमें आईटी और फार्मा को डिस्काउंट करके चलिए, बाकी के आधार पर मार्केट देखेगा। तीसरा
कि इन्वेस्ट मंडे से करना शुरू कर दिया। सुदीप जी कह रहे हैं रुक जाइए। तो तीनों ही बड़ा विषय मैं मान के चल रहा हूँ। तो पहले वाले से पकड़ लूँ जिसको आपने झुंझुना और कांस से तुलना की, बड़ा अच्छा तो एग्जाम्पल आपने दिया। मनीष डांगे जी, इस एग्जाम्पल को आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि सच्चाई भी यही है कि ट्रम्प साहब आए थे तो चुनाव से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, कई बार आवाज अड्डा में चर्चा हुई तो है कि नहीं जी ये आते हैं तो कहते तो हैं लेकिन भारतीय बाजार के लिए बड़ा अच्छा होगा, भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं। और दोस्त आते आते इन्होंने जो तांडव किया है वो तो बड़ा ही डरावना हो गया है। तो मार्केट का लक्ष्मण जी मूव अगर परसेप्शन के हिसाब से देखें तो कि कुछ नहीं होगा से क्या ओ गॉड ये क्या हो गया है, ये पूरा ट्रांजिशन हुआ है। इसको आप झुंझुना माने बट एक बहुत बड़ा देश है और कोई भी पावरफुल प्रेसिडेंट अगर कुछ इतनी मैसिव मूव्स ले रहा है तो उसके इम्प्लीकेशंस को इस तरह से डिसमिस नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरा एक ख्याल है कि जो आज जैसे चाइना ने रिटेलिएट किया है, सो ये थोड़ा सा वीक नैश इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं या नैश ट्रैप जिसको बोल सकते हो, वैसा हो गया है जिसके अंदर दो बड़े गुंडे हैं यहाँ पे जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। हम सब कोलैटरल डैमेज है इसके। और 1980s अर्ली 90s के अंदर ये हुआ था जापान के साथ में यूएस का, जब प्लाजा अकॉर्ड हुआ था। तो बेसिकली यूएस को चाहिए ये कि किसी तरीके से डॉलर सिग्निफिकेंटली डिप्रिशिएट करा दे और वो इंसेंटिवाइज करे बहुत सारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को रिलोकेट करने के लिए। तो अब वो करने के लिए या तो आप चाइना को फोर्स करिए कि जो जापान ने एग्री किया था 1980s के अंदर कि चलो करते हैं, लेकिन अब चाइना नहीं कर रहा है वो। तो क्योंकि वो पैरेलल उतनी ही ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी है जितनी यूएस, और शायद यूएस को दिख रहा है कि अगले 5-10 सालों में वो उससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इस स्थिति के अंदर जब इतने दो, जिसको मैंने बोला कि गुंडे अगर फाइट कर रहे हैं, तो हमारे पास में एक ऑब्जर्वर की तरह से देखना है इसको, हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से यूएस के पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से एज ऑफ राइट नाउ, क्योंकि इकोनॉमी ठीक ठाक थी, वहां से फाइट कर रहा है। चाइना एक्चुअली बहुत ज्यादा लोकल इकोनॉमी है तो उनको बहुत बड़ा असर नहीं होगा। छोटे देशों तो पूरे रोस्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, जो छोटे छोटे देश हैं। इंडिया क्यों इसलिए नहीं अच्छा करेगा क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को बहुत कम है, या फिर जनरली एक्सपोर्ट्स हमारे कम है। इंडिया इसलिए अच्छा करेगा कि थोड़ी बड़ी इकोनॉमी है, थोड़ी लोकलाइज्ड इकोनॉमी है, तो इसकी वजह से शायद अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है। मैक्रो ठीक ठाक है इंडिया का। तो बहुत बुरी हालत इंडियन इकोनॉमी की नहीं होने वाली है। जब कंबोडिया है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, इनकी तो बहुत बुरी हालत हो सकती है। तो वो पॉजिटिव है लक्ष्मण जी। लेकिन ये मानना कि ये चीज मतलब ये मतलब बयार है उसे निकल जाएगी, ये इसको वॉच करना चाहिए। बिकॉज ये काफी 50-60-100 सालों से नहीं हुआ है। ये जो टैरिफ वॉर है जिस एक्सटेंट का है, वो उसको एक ठीक से नजरिए से देखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है। ये मोस्ट प्रॉब्ली विल लास्ट लॉन्गर, है ना। तो उसको ऑब्जर्व करके रिस्क प्रीमियम्स अगर सेटल हैं और ठीक ठाक भाव पे चीज मिल रही है तो लेनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मार्केट माहौल जो है वो बॉन्ड्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है इक्विटी से, जो मैंने आपके शो पे पिछली बार भी बोला था। और मेरे ख्याल से वही प्ले आउट होगा अगले 6-12 महीने में भी। बॉन्ड के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है बजाय कि इक्विटी के, क्योंकि सारा तीर जो है घूम फिर करके जा रहा है अनुराग जी के पास। अनुराग जी, मैं सवाल तो नहीं पूछूंगा, आप ही बता दीजिए। मैं तो मेरे मन में तो यही सवाल है कि आप लोग वहां पे प्रेशर क्यों नहीं बनाते हैं? क्या ट्रम्प साहब को ऊपर कुछ प्रेशर बनता है कि नहीं बनता है कि भाई अब क्या कर रहे हो, ये तो हम लोग ही मर जाएंगे, बाकी का तो छोड़ो। करेक्ट। तो लक्ष्मण जी देखिए, जो चर्चा हुई है, एक उसको मैं थोड़ा संजीदगी से थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूं। उनके गोल दो हैं। एक उनका गोल है, और जो स्कॉट बेसेंट साहब ने आके तरीके से समझाया कि हम इकोनॉमी को डिटॉक्स करना चाह रहे हैं। वो यूएस इकोनॉमी करीब 18% जीडीपी का टैक्स अर्न करती है, स्पेंडिंग उसकी 24% ऑफ जीडीपी है। ये 6% डेफिसिट जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। फेडरल रिजर्व ने इस बारे में बात कही है, सबको पता है, एवरीबडी नोज दिस, ओके। ये डेफिसिट आता है करीब 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का, और इस पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेतहाशा बढ़ गई है पिछले 4-5 सालों में। कुछ सेक्शंस पे कटौती हो सकती है, कुछ जगह नहीं हो सकती है, मस्क साहब वहां लगे हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली गोल था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करें, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन दें, ताकि वो गवर्नमेंट से जो एम्प्लॉयमेंट निकलेगा वो प्राइवेट सेक्टर में अब्जॉर्ब हो, प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ जाए। क्योंकि अगर 1 ट्रिलियन, मस्क साहब कह देते हैं कई बार कि मैं 1 ट्रिलियन कम कर दूंगा, 1 ट्रिलियन इज 3% ऑफ यूएस जीडीपी।
3% जीडीपी अगर वो एक साल में काट देंगे तो रिसेशन ऐसे ही आ जाएगा, राइट? तो उनकी भी एक रेस्ट्रिक्शंस है। तो एक तो ये प्रोसेस चल रही है। अब इस प्रोसेस में सेकंड एलिमेंट आता है, देखिए कोई भी कंट्री में मैक्रो में आपका जीडीपी ग्रोथ आती है, आपका इन्फ्लेशन आता है और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आता है, ठीक है? इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अभी जो नहीं था वो अभी आ जाएगा कंट्रोल में। इन्फ्लेशन कहीं अब भागने वाला नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मार्केट वीकन हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ ट्रम्प साहब देखेंगे मीडियम टर्म में अबाउट 2% भी रहती है तो यूएस के लिए दैट्स अ गुड नंबर। ट्रेड डेफिसिट 1.2 ट्रिलियन है यूएस का, और ये पिछले 4-5 सालों में अगेन इसने भी काफी ज्यादा ग्रोथ ली है। और एक सेक्शन का मानना है कि ये ट्रेड डेफिसिट इज नथिंग बट एक्सपोर्टिंग योर मनी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस सेगमेंट में टैरिफ्स का प्ले आता है। अब मिस्टेक यहां पर यह है कि या तो आप गवर्नमेंट की $1 ट्रिलियन की स्पेंडिंग, एक्सेसिव स्पेंडिंग को कम कर लीजिए और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर लीजिए, लेकिन अगर साथ में टैरिफ्स भी ला दिए और प्राइवेट सेक्टर आपका खुद का वीकन हो गया तो फिर ये दोनों चीजें कैसे एब्जॉर्ब होंगी? फिर तो रिसेशन ऑलमोस्ट सर्टेन है। तो इस समय प्राइवेट सेक्टर में डिसीजंस एकदम स्टॉल पर हैं। ये नंबर्स सबको सरप्राइज कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट इसमें इन नंबर्स में थोड़ी समझ है लेकिन थोड़ी नासमझी है। नासमझी यहां है कि कुछ चीजें यूएस में कभी नहीं बन सकती हैं। नाइकी के शूज यूएस में नहीं बन सकते हैं, फर्नीचर यूएस में नहीं बन सकता है, अपैरल्स गारमेंट्स यूएस में नहीं बन सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट ब्लैंकेट टैरिफ्स लगा देना एंड देन ट्राइंग टू नेगोशिएट डाउन वाइल डिस्टर्बिंग योर डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो लक्ष्मण जी, ये 2-3 चीजें एक साथ में चल रही हैं, एंड आई थिंक वेरी सून गवर्नमेंट विल रियलाइज कि इट कांट प्ले विद द इकोनॉमी एनी मोर, राइट? एटलीस्ट ट्रम्प साहब एंड उसका कोर उनकी जो कमिटी है अभी, बिकॉज 401 यहां पर देखिए यूएस में 401 बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अबाउट 45 से 50% एम्प्लॉयमेंट मार्केट उसमें इन्वेस्टेड रहता है। और अगर वो देखेंगे और तब हर साल लोग रिटायर होते हैं और वो देखेंगे उनके पोर्टफोलियोज, रिटायरमेंट किटी 20 से 30% उड़ गई है, आई थिंक फिर पॉलिटिशियंस को सोचना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी, ये है नहीं कुल नहीं, मिला के मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बाकी गेस्ट के पास जाऊं, कि ये छोटी सी बात है कि हम नाइकी के शूज नहीं बना सकते, एप्पल नहीं बना सकते, रातों रात इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं खड़ा कर सकते, हमारे पास मैन पावर सस्ता नहीं होता है। तो ट्रम्प साहब और उनके सलाहकार इतने भी कमजोर तो नहीं होंगे, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी? समझ तो गए होंगे, पहले भी ये चीज़ पता होगा, कोई ना कोई बताया होगा ये क्या कर रहे हो आप, ये तो बना ही नहीं सकते हो, बाकी भेजना बंद कर देगा, चाइना ने लगा दी ड्यूटी ऊपर से। हाँ, तो लक्ष्मण जी, इसका एंड गोल कहाँ है वो तो वही समझते हैं, लेकिन एक और डायमेंशन बताता हूं। देखिए, ये 10 ईयर यील्ड हमेशा से समस्या बना हुआ था, वो 4.8% तक भी गया था कि ये एक तो इस समय पिछले 4 साल से हम यूएस मार्केट्स में क्या बात कर रहे हैं एक मिनट ऐसा करता हूँ, अनुराग जी, एक मिनट बीच में रुकूंगा। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब, उनको मैं देख रहा हूँ कहीं ऐसी जगह जहाँ वो बाहर निकलना चाहते हैं, शायद एयरपोर्ट वगैरह पे हैं। तो अनु जी, आप चाहें तो निकल जाइए शो से, आपको कहीं और जाना है, हम लोग बाकी अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनु जी। अनुराग जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए। जी, तो इन्फ्लेशन की समस्या थी, ओके, पिछले 4-5 सालों से। अब हम इस समय ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि इन्फ्लेशन इज मोर और लेस कंट्रोल्ड, ओके, बिकॉज, और वो कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा थी, और वो अगर फिजिकल स्पेंडिंग हाई हो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ऐसे ही किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए डिफिकल्ट होता है। तो अगर वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाते हैं और 10 ईयर यील्ड वापस नीचे स्टेबल लेवल पे आती है तो इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा, विच मीन्स दैट दी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन स्टार्ट। अभी देखिए 3.9 पे आज सुबह 10 ईयर यील्ड आ गया है, राइट? और उसी से सब कुछ गवर्न होता है। तो ये एक अच्छा आउटकम है। अगर ये टैरिफ नेगोशिएशन से रिजॉल्व हो जाता है 1-2 महीने में कंट्री वाइज, और मेन लड़ाई जैसे कि मनीष जी ने कहा कि वो चाइना से ही है, विच इज करेक्ट, तो अल्टीमेटली आउटकम सबके लिए बेहतर होगा, बिकॉज 10 ईयर यील्ड लो हो जाएगी, फेडरल रिजर्व रेट घटा देगा, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट मार्केट थोड़ा वीकन हो जाएगा। आज नंबर्स आएंगे, वो भी देख लेंगे कैसे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन, कंट्रोल्ड एम्प्लॉयमेंट मार्केट, गुड प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, लो रेट्स एंड स्मॉलर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, सब्जेक्ट टू कि ये अपना टैरिफ में क्विकली एंड गेम रियलाइज करें, बिकॉज मार्केट उनको सिग्नल दे रहा है कि यू कांट प्ले विद दिस वेरी लॉन्ग। मार्केट उनको ये सिग्नल दे रहा है।